नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़, मीडिया की चौपाल। जी हां, मीडिया की चौपाल में हम रखते हैं शहर के प्रबुद्ध पत्रकारों का नज़रिया, जो आप सबसे जुड़े हो और शहर हित की बात हो। आज का हमारा विषय है, धमतरी ज़िले में प्रभारी मंत्री तो बदलते हैं लेकिन ज़िले की तस्वीर नहीं बदलती। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने मेहमानों से। इनका तारुफ करा दे पहले। हमारे बीच में है नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी, हमारे बीच में हैं पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अतुल दुबे जी। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं दीप शर्मा जी से। दीप शर्मा जी, जब से धमतरी जिला बना है, यहाँ प्रभारी मंत्री तो आते हैं लेकिन जिले की तस्वीर नहीं बदलती, प्रभारी मंत्री जरूर बदल जाते हैं। क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? उसका मैं जहाँ तक समझता हूँ देवेंद्र भाई, कि केवल राजनीतिक खेल की वजह से ही या राजनीतिक समीकरण की वजह से ही इस तरह की स्थितियाँ बनती है। धमतरी का स्वरूप वैसा ही रहेगा। अब मुझे एक घटना आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। रज्जाक भाई उस घटना के गवाह हैं कि शुरुआती दौर पे 2000 के आसपास में अजीत जोगी जी के शासनकाल में भूपेश बघेल जी मंत्री थे और उनको धमतरी का प्रभार दिया गया था। वो बिना बताए गुपचुप ढंग से 2 घंटा 3 घंटा पहले धमतरी आए, धमतरी के पूरा खाक छाने, एक एक चीज़ों को समझे। उसका तो रेस्ट हाउस में गए, कांग्रेसियों को बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, प्रेस वार्ता हुई। हमें अच्छी तरह से याद है वो घटना। ये होता है प्रभारी मंत्री जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। यहाँ केवल अभी इसके पहले जो प्रभारी मंत्री थे वो कुछ लोगों के चंगुल में फंसे हुए थे और कमोबेश अभी जो बनी है उनके लिए भी इसी तरह की बातें कही जा रही है और वो तो आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन धमतरी के समस्याओं से, धमतरी के ज़रूरतों से उनका कोई सरोकार नहीं है। रज्जाक भाई, आप एक बात जरूर कहते हैं अपने संबोधन में कि अधिकारियों के लिए धमतरी एक प्रयोगशाला है, तो वैसे ही आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए भी एक प्रयोगशाला है कि प्रभारी मंत्रियों को कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि जो भी आते हैं कमोबेश तस्वीर वही रहती है? सही बात है, बिल्कुल सही है। अब जैसे प्रभारी मंत्री दीप भाई ने बताया है भूपेश बघेल जी के बारे में। अतुल जी, जब भूपेश बघेल जी यहाँ पर पंचायत राज मंत्री थे, वो उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और पहले बार जब उनकी नियुक्ति हुई यहाँ पर तो वो आए, कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी जिसमें से दीप और मैं भी हूँ। और आने के बाद वो पूरे जिला कार्यालय गए और जिला कार्यालय जाने के बाद लोगों से भी मिले जुले और फिर आ करके उनके पहले वो बहुत से लोगों के बारे में फीडबैक ले चुके थे। और जब वो अधिकारियों की मीटिंग लिए और अधिकारियों के सामने जब उनका कट्टा चीटा खोले तब उनको लगा कि यार ये आदमी तो बहुत तेजतर्रार आदमी को बना दिया गया है करके। इसके विपरीत अगर अभी अपन स्थिति देखें करके, अभी जिन मुद्दों पर समीक्षा की गई है, समीक्षा बैठक हुई कलेक्ट्रेट में, और जिन मुद्दों पर की गई है उसमें जो जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दी गई है, सिर्फ उन्होंने समझ, जैसे एक मामला हुआ मनरेगा के तहत कि मनरेगा के तहत हमने 1,34,000 लोगों को रोज़गार दिया है और इतने दिवस का हमने ये फला काम किया है करके, और ये विकास योजना हमारे यहाँ चल रही है करके, सिर्फ आप उसमें सहमति व्यक्त कर रहे हैं। आपको क्या मालूम है कि धमतरी में उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है? आपको क्या मालूम कि गोधन योजना की क्या स्थिति है? आपको क्या मालूम कि धमतरी में कुपोषण का ग्राफ कितना कम हुआ, कितना नहीं हुआ? अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी कि धमतरी में 8% ग्राफ कम हो चुका है करके, जबकि आज की तारीख में 7% जो है प्रतिशत जो है कुपोषण का ग्राफ है। और हर साल करीब करीब 12 से लेकर 14 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और वो उसी डिपार्टमेंट की मंत्री हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्रभारी मंत्री बनाने का शायद कोई उचित नहीं है। अब क्यों बनाया जाता है ये भी समझ के परे। मैं इस बात को आगे और बढ़ाऊंगा भैया कि समीक्षा बैठक के नाम पे केवल जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए ही ऐसे मंत्री आते हैं। समीक्षा नहीं होती है, कार्यों की या योजनाओं की समीक्षा नहीं होती, केवल जानकारियाँ एकत्रित की जाती है। उनके सामने क्या होता है, दीप फोल्डर को रख देते हैं और फोल्डर को रख करके अधिकारी हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग की जानकारी दी गई, स्वास्थ्य विभाग की जानकारी देते हुए सीएमओ ने बताया कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है करके। अब रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो 2 साल से नहीं है, आपने सोनोग्राफी मशीन खरीद लिया है और लगा भी दिए। आज बाहर में जाके लोग 2-2 हज़ार रुपया खर्च करके सोनोग्राफी करा रहे हैं, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति तक नहीं हो पा रही। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हुई लेकिन आपस में जो डॉक्टरों की लड़ाई है ना, उसके चलते वो इस्तीफा देके चले गए। लेकिन प्रभारी मंत्री को ये सवाल करना चाहिए कि भैया ये मामला जब जीवनदीप समिति की बैठक में आया था और जीवनदीप समिति की बैठक ने भी पिछले साल अनुशंसा कर दी, तो 1 साल तक आप इसकी नियुक्ति क्यों नहीं किए? ये प्रभारी मंत्री को भी इसका नॉलेज नहीं है। ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। अब प्रभारी मंत्री तो मुझे लगता है शोपीस बन के रह गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जीवनदीप समिति की बैठक में पिछले एजेंडे को फिर वापस वैसी हुबहू उतार के रख दिया जाता है सामने में। हाँ, पिछले एजेंडे में क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या प्रगति हुई, किन योजनाओं पे काम हुआ, किन की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, जो नियुक्ति हुई कि नहीं हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं।
पिछले बैठक के जो पूरे एजेंडे को फिर वैसे ही सामने ला दिया और उसके बीच चर्चा हुई, प्रस्ताव खत्म, बैठक खत्म। ये प्रभारी मंत्री ने जो बैठक लिया उसके एक हफ्ता पहले ही यहाँ पर 2 सांसद है, जो हमारे महासमुंद के सांसद है चुन्नीलाल साहू और कांकेर के सांसद है मनोज मंडावी जी, इन्होंने विकास योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। वही एजेंडे और वही दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत पूरा किया हुआ। गया। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिला पंचायत में इनका कब्जा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी उसमें बैठते हैं, विधायक भी उसमें बैठती है, कोई इस पर आपत्ति नहीं करता और कोई नहीं बोलता कि भैया यही मुद्दे आप बार बार बैठक में क्यों लाते हो। मतलब एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं देवन भैया कि कोई मंत्री जब भी रूबरू होता है प्रस्ताव पूरा हुबहू होता है, ये अब ये मान लीजिए आप। अतुल भैया एक बात बताइए, सरकार चाहे रमन सिंह की हो चाहे भूपेश की हो, प्रभारी मंत्री जो होते हैं किसी भी पार्टी को, वो अपनी पार्टी के 4 लोगों से घिरे रहते हैं, बजाय वो अपने कार्यकर्ताओं की, जनता की बात छोड़िए, अपने दूसरे आम कार्यकर्ताओं की बात सुनने के या शहर हित की बात करने के, वो 4 कार्यकर्ताओं के चश्मे से ही पूरे तस्वीर को देखते हैं, पूरे नज़ारे को देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो मुझे लगता है कि राजनीति एक धंधा है और राजनीति से या सरकारों से हमें ये अपेक्षा करना कि वो कुछ सुधार करेंगे, ये हमारी नासमझी कही है या मूर्खता कही है। एक समय था कि कुछ अच्छे लोग थे राजनीति में जो बेहतर करते थे समाज के लिए या जनता के लिए, लेकिन अब क्या स्तर एकदम खत्म हो गया है। ना अच्छे लोग हैं राजनीति में, ना ही वो कुछ अच्छा करेंगे। प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं केवल कहना चाहिए, यदि सीधी बात कहें तो वसूली के लिए। हाँ, सही बात है। अफसरों को आप कितना सेट कर पाते हो, अफसरों से कितना ले पाते हो और कितना ऊपर दे पाते हो, ये चल ही रहा है। एक चैन है तो चलता रहता है। अब प्रभारी मंत्री ने बदला, कुछ उनके अपने कारण रहे होंगे कि क्यों बदला गया उनका, लेकिन प्रभारी के बदलने से यदि हमारे शहर की या ज़िले की तस्वीर बदलेगी, ऐसा नहीं लगता है। कोई अच्छा आएगा तभी एक वो हो सकती है कि हम। मैं अतुल भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ देवन भाई, अतुल भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए सुनो ना एक मिनट। जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ व्यवस्था वैसी रहती, बदलता कुछ भी नहीं है। नगर निगम चुनाव के समय में तत्कालीन प्रभारी मंत्री जो थे कौशी लंगमा जी, उन्होंने ये कहा हमारे यहाँ कि आप हमको कांग्रेस को यहाँ पर सत्तासीन कीजिए करिए करके, और हम डीएमएफ का पैसा भरपूर देंगे करके। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जब अनिला भेड़िया जी आई तो उनके सामने कांग्रेस के ही विधायक लक्ष्मी धुरु और पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा जी ने आपत्ति की और कहा कि हमारे हिस्से का भी डीएमएफ का फंड जो है राजनीतिकों में खर्च किया जा रहा है करके। जी, तो एक सवाल मेरा ये था, जैसे अतुल भाई ने कहा कि वसूली के लिए बनाया जाता है, ये प्रायः देखा गया है कि पार्टियां कोई भी हो, राजनीति से मेरा तात्पर्य ये है कि कोई भी पार्टी हो, ये लोग जब आते हैं कोई भी प्रभारी मंत्री तो बहुत तामझाम रहता है, एक दबंगई वातावरण रहते हैं, और बाद में 6 महीने बाद सब जस का तस हो जाता है, सब सारे अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, वही कार्यकर्ताओं की मौज हो जाती है। हाँ बोलिए। क्या लोकशाही और राजशाही दोनों को इसलिए बनाया गया था, दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रहे। अफसर राजनेताओं पे, और मतलब अफसर कुछ गलत करे तो राजनेता उनकी खाल खींच लें, और यदि राजनेता कहीं गड़बड़ हो तो अफसर उसका खुलासा कर दे। लेकिन आज क्या हुआ है कि दोनों की जुगलबंदी हो गई है। अब जनता को चूसने के लिए इनकी जुगलबंदी है। तो यदि हम कुछ नहीं बदलने वाला, अफसर वही रहेंगे, राजनेता वही रहेंगे, और जनता को चूसते रहेंगे जब तक जनता खुद नहीं खड़ी हो जाती कि अब बस अब हम नहीं चूसने देंगे, उसी दिन व्यवस्था सुधरेगी। तो भाई मौजूदा हालात के बारे में अपन बात करें, जैसे आज कहीं कहीं भूपेश सरकार है और बार बार ये मीडिया में भी और शिकायतें भी आम हो रही है कि बहुत सारे मामले में जो है अनियमितता बढ़ती जा रही है, चाहे वो रेत खदान का मामला हो, चाहे दीगर अवैध शराब का मामला हो। तो ये इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है जब प्रभारी मंत्री इतने दबंग हैं? तो नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं किसी प्रभारी मंत्री को दबंग मानता ही नहीं है ना। अब ये अभी इसके पहले जो बातचीत हुई कि जो दोनों आपने जो मुद्दे बताए वो दोनों आय के स्रोत है सरकार के लिए, कैसे रुक सकते तो दबंग तो संभव ही नहीं है। आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक पत्रकार मित्र पूछते हैं कि कांग्रेस नेताओं की इसमें संलिप्तता है रेत के मामले में, आप इस पर क्या करेंगे? तो वहीं पर उपस्थित कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित हो जाना मतलब क्या होता है? क्या आप उसमें आप स्वीकार कर रहे हो कि मेरी भी हमारी भी संलिप्तता है उसमें? उसको इनके सामने मत खोला जाए, मत खोला जाए, ओपन मानना। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि इसकी भैया देखो जानकारी ऊपर के लोगों को नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से ही चल रहा है ना, उन्हीं के संरक्षण में सब चल रहा है। इससे पहले जो कलेक्टर थे उनका खुद का ये रोना था
एक बार कलेक्ट्रेट में कॉन्फ्रेंस कुछ हुई थी, उनका कहना था कि मेरे आने के 8 दिन बाद यहाँ से वहाँ तक शिकायत हुई है मेरी, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा। उनका ये कहना था। हाँ, ठीक बोल रहे हो। ये सब मिले हुए हैं, अच्छा, सीएम हाउस से लेके रेत खदान तक। मैं तो बताया ना, आय के प्रमुख स्रोत में शामिल है ये। बहुत बड़ा स्रोत है। अभी एनजीटी ने पाबंदी लगा दी है और उसके बाद 29 में से समझ लो 12-14 रेत खदानें रात को चल रही है। आप देखिए रात को 2-2, 3-3, अरे कल ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक हाईवे वाले ने एक पूर्व मंत्री जी की गाड़ी को ठोक दिया करके। अब उनके क्षेत्र में भी 4-4, 5-5 रेत खदान चल रही है। अब वो मंत्री जी भी, पूर्व मंत्री जी भी किस मुंह से बोलेंगे कि रेत खदानों को बंद किया जाए करके। अच्छा, और बड़ा दिलचस्प बात ये है रजाक भाई कि प्रभारी मंत्री का ये कहना कि भाजपा वालों से आप झूठ बोलना सीखिए। मतलब कैसे झूठ को सच बोलते हैं, ये प्रभारी मंत्री बोल रही है। बड़ा मसला है। उसका फिर ये बोलती है कि मुझे कोई शिकायत नहीं सुनूंगी मैं, आप कोई शिकायत लेके मेरे पास ना आए। अच्छा, शिकायत ये भी अगर दोनों- लेके आते हैं तो लिखित में करिए। ये दोनों अजीब सा उनका बयान था। या तो कांग्रेसियों को झूठ बोलना भी नहीं आता या सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते वो। बिल्कुल। प्रभारी मंत्री ने उनको सबक सिखा के यहाँ से गई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपेक्षित जो है ना आज के समय में पार्टी की कार्यकर्ता है। वही सबसे ज्यादा दुखी भी है। हाँ, विपक्ष को कहाँ पाते हैं इसमें? अरे देख बताया ना भाई साहब ने जो बोला, दीप शर्मा ने जो, ये जुगलबंदी है। ये जुगलबंदी है ये। आज आप 5 बताइए, साल आप लूटो, 5 साल मैं लूटता हूँ। जब आपस में मिलते हैं ना, इनकी बड़े बड़े होटलों में बैठ के होती हैं, आपस में मिलते हैं। धमतरी जिले के वो नहीं 2 बनता। विधानसभा सीटों में आज भाजपा है। आप इन दोनों विधायकों से पूछ लीजिए कि रेत के मुद्दे में कितना विधानसभा में इन्होंने प्रदर्शन किया और रेत अपने इनके क्षेत्र में चल रही रेत खदानों को रुकवाने के लिए ये कितने बार वहाँ पर अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ गए। अब आप बता दीजिए, जहाँ पर खुलेआम कमिश्नखोरी का खेल चल रहा है, उनसे आप उम्मीद करोगे यार? मतलब धमतरी की जनता जो है भगवान भरोसे है। नहीं, जनता भगवान भरोसे नहीं, जनता तो बढ़िया भी खुद खड़ा होना होगा कि ये गलत है और गलत है, और जब तक गलत खत्म नहीं हो जाए तब तक वो संघर्ष करता रहे, सब कुछ व्यवस्था सुधर जाएंगी। लेकिन क्या हम गलत को गलत बोलना भूल गए हैं? हम भाजपा के भैया, कांग्रेस के सैया, इनके पीछे पागल हो गए। अतुल भाई, इसमें मेरा थोड़ा सा ये है कि उस भ्रष्टाचार के मामले में ना उन्होंने जनता को भी सहभागी बना लिया। एक्चुअल में जैसे मान लो उसमें एक रेत खदान चल रही को मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले दिनों हमने खबर भी छापा, 20 एकड़ वन विभाग की जो नर्सरी थी वहाँ पर डंप की गई है करीब करीब आज की तारीख में 40 करोड़ की रेत। और वो 20 एकड़ जो ज़मीन है जिसमें नर्सरी लगाई गई थी उसमें करीब करीब वन विभाग ने 40 लाख रुपया खर्चा किया है। एक तो 40 लाख रुपये का ऑलरेडी वो नुकसान कर दिए। अब वो इतना गंभीर अपराध बनता है, लेकिन वन विभाग की टीम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ हाँ, तो जनता को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है, टुकड़े डाल डाल के वो जोड़ लिया है। जोड़ लिया है। और हम और आप कितने ही लिखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर आप किससे शिकायत करोगे? हमारी लिखने का असर तब पड़ा जब जनता खड़ी हो। जनता खड़ी, बिल्कुल सही। हालांकि इस चुनाव में कमोबेश ऐसा लगा कि जनता थोड़ी सी जागरूक हो गई है, थोड़ी जागरूक हुई क्योंकि 15 साल के भाजपा के भ्रष्टाचार के जो कार्यकाल है उसको देख के त्रस्त हो गई थी जनता, है ना। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया है। तो ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता की रोशनी हमको दिखाई दी है इस विधानसभा चुनाव में। हाँ, उम्मीद और बनती ये है। इस उम्मीद सरकार बनी के है। लिए एक घंटी है, हाँ समझे नहीं कि आप सुधर जाओ नहीं तो आपके साथ भी यही होगा। हाँ, ये है। उसको अपन 50 से 15 मिला दिए, आप भी 70 से 7 में आने में देरी नहीं लगे। निश्चित तौर पे। कि वो जनता की पहले वोट में मेरे को क्या ये करती है? बताओ कि भूपेश बघेल सरकार सत्ता में कैसे आई? उन्होंने ये कहा ना कि हम प्रदेश के 18 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ़ करेंगे। आप उनको मुफ्त खोर बना रहे हो जनता को, आप उनके कर्ज माफ़ कर रहे हो, आप उनको मुफ्त का राशन दे रहे हो। इसके चलते सरकार है जो जितना ज़्यादा देगा। कल केंद्र सरकार घोषणा करे कि हम समर्थन मूल्य 28 रुपये में खरीदेंगे धान को, देख ली जनादेश किसके तरफ चले जाता है। नहीं, वो तो सबसे बड़ा राजनीतिक दांव है रजाक भाई कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे, हम आपको अनुदान देंगे, वो भी निःशुल्क अनुदान देंगे, उसमें कोई ब्याज नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव हो चुका है आज के अच्छा, बड़े शान के साथ कहते हैं कि हमारा वोट बैंक तैयार हो गया है, किसान अब हमसे नहीं हटेंगे करके। और अब किसान आपके वोट बैंक हो गए तो इसका मतलब ये कि खुलेआम आप भ्रष्टाचार करो या भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाते रहो। अच्छा, इस मामले में एक बात और कहना चाहूँगा रजाक भाई कि वास्तव में ज़मीन पे आके अगर कोई मेहनत किया तो टी.एस. सिंहदेव जी ने मेहनत की है। धमतरी में भी लगभग हर चौक चौराहे पे जाके उन्होंने पब्लिक से बातचीत की, वोटरों से बातचीत की, जनता से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने अपना मसौदा तैयार करके फिर अपने हाईकमान को सौंपा है कि उसमें अपन चुनाव के समय कौन कौन से मुद्दों पे अपन बात कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दीप भाई, प्रभारी मंत्री से 5 प्रमुख शिकायतें हम लोगों ने किया था और उन्होंने कहा भी मैं इस पर कार्रवाई करूँगा।
पहली शिकायत ये थी कि 3 करोड़ रुपए की दवाई सप्लाई हुई धमतरी में, और वो 3 करोड़ की दवाई सप्लाई करने वाले 3 मेडिकल फर्म थे। उसमें एक तिल्दा नेवरा की फर्म है, एक रायपुर की है और एक धमतरी की है। और टेंडर निकाले उन लोगों ने, और टेंडर भी ऐसे अखबारों में निकाले हैं जिसकी 50 कापियाँ नहीं आती, और उसकी जो शर्तें भी ऐसी लगा दिए हैं, और सिर्फ उसमें 4 लोगों ने पार्टिसिपेंट किया। और करने के बाद आप रेट को देखोगे तो इतना डिफरेंस सिर्फ 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, ज़्यादा नहीं है। जो आपको एस्टिमेट 500 रुपये में आता है उसको 1800 रुपये में लिए हैं। आप ये समझ ये बताइए मेरे को कि कोरोना के समय में जबकि तरह मची हुई है, लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, उस समय में आप घटिया दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हो, घटिया उपकरण सप्लाई कर रहे हो, और साफ प्रमाणिक इसकी जानकारी दी गई। ये 3 फर्म है, 26 तारीख को इन लोगों को टेंडर निकला है, और 26 को निकलने के बाद 30 मार्च को ही उसका पेमेंट कर दिया जाता है, और जबकि 40% उसकी सप्लाई नहीं होती। धमतरी में शिक्षा कर्मियों का फर्जीवाड़ा हुआ, जनपद पंचायत के तरफ से अलग हुआ, जिला पंचायत के तरफ से अलग हुआ, उसमें 34 लोगों को इन लोगों ने सस्पेंड भी कर दिया। आज भी करीब 250 से ज़्यादा शिक्षाकर्मी ऐसे हैं जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी जांच चल रही उस मामले पे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे। आज भी जांच में है। 6 जांच हो चुकी, हाँ, अलग अलग स्तर, आज भी जांच में है, वो प्रक्रिया पे है आज भी। और ऐसे कितने ही मामले हैं, जांच वाले मामले, जो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। रजाक भाई, आखिरी में अपन प्रभारी मंत्री से मीडिया के तौर पर क्या उम्मीदें रखें और क्या सुझाव दें उनके कि किन किन जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से हल करें? देखिए, एक प्रभारी मंत्री जैसे शुरू में दीप शर्मा जी ने बताया ना, बहुत अच्छी बात बोला है भूपेश बघेल जी जब धमतरी आए तो उन्होंने फीडबैक लिया हम लोगों से कि कहाँ पर क्या। उस समय कृषि विभाग में संचालक थे पेकरा जी, और उस समय खाद और बीज का बड़ा संकट था, और कुछ फर्मों की तरफ से नकली बीज बेचा जाता था। उस बात को हम लोग ने जब कहा तो उन्होंने पेकर जी को बुला करके अल्टीमेटम दिया कि अब इसकी शिकायत मेरे को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने एक टीम बनाया, और टीम बनाने के बाद खाद दवा दुकानों में जाके उन्होंने छापामारी कार्रवाई हुई। उसके बाद से किसानों को सही चीज़ें मिलने लगी। आप फीडबैक किससे ले रहे हो ये बताइए मेरे को। प्रभारी मंत्री को चाहिए कि मीडिया से भी संपर्क करे, वो मीडिया के जागरूक लोगों से मिले जुले। आप बताइए करके कि भैया आपके यहाँ धमतरी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर हमको काम करना चाहिए। कोई फीडबैक लेना नहीं तो ऐसे लोगों को क्या सलाह दोगे यार आप? अतुल भैया, यहाँ बहुत सारी जो मांगे हैं, चाहे ऑडिटोरियम की हो, चाहे नगर निगम क्षेत्र की हो, वो जस के तस पड़े हैं। इस बारे में क्या चाहेंगे कि प्रभारी मंत्री ऐसी कौन सी पहल करे कि ये काम आगे बढ़े? वो तो होरा जी और लक्ष्मी जी ने वो खुद ही बोला है कि हमारा कितना 8 करोड़ कितना मिलता था वो कम हो गया है, तो उधर ज़्यादा जा रहा है। यदि वही हमको जो हमारे से DMF निकलता है ना हमारे ज़िले का, यदि वही हमको मिल जाए तो वही पर्याप्त है। विकास कार्य हो सकते हैं। भिलाई का पैसा नहीं आता है, हमारे भिलाई का पैसा वो किसमें आता है, ये कोई वेलफेयर फंड होता है, उसका पड़ा हुआ है। वही पैसा, हमारा पैसा यदि हमारे को मिल जाए ना तो हम बाकी जिलों से बहुत आगे निकल जाएंगे। और प्रधानमंत्री तो क्या है, एक रबड़ स्टम्प है, रबड़ स्टाम्प है और कुछ नहीं है। रबड़ स्टाम्प है ना। तो अनिला भेड़िया से ना मीडिया कर्मी होने के नाते मैं तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि वो धमतरी के विकास के लिए कुछ करेगी, और उम्मीद जो कर रहे हैं है ना, वो अपने आप से शायद बेइंसाफी कर रहे हैं। जबकि रजाक भाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रभारी मंत्री बनाने का उद्देश्य बहुत पवित्र है कि आप एक जिले के पालक हैं आप, और एक पालक के तौर पे आप उस जिले को पोषित कीजिए, बहुत बेहतर है ना, पल्लवित कीजिए उसको कि वहाँ पे विकास कार्य हो। लेकिन आज तक प्रभारी मंत्री की ऐसी भूमिका हमको कभी नजर नहीं आई धमतरी जिले में। आज आपको ये पता लगाना चाहिए कि 2.5 साल के अंदर तथाकथित कांग्रेस के कुछ नेता जिनके हाथ में संगठन है, उनकी आय कितनी बड़ी है। अभी जो छापामारी हो रही है हमारे IG के यहाँ जैसे हुए ना अभी करके, तो ऐसा होना चाहिए कुछ के पता लगाओ भैया कि आपने रेत के अवैध कारोबार से कितना कमाया, है ना, अवैध शराब बिक्री करके आपने कितना कमाया, कोरोना संकट काल के दरमियान में आपने पाउच वगैरह और ये सब बेच के कितना कमाया। इसे रहस्य खुलासा नहीं होगा बल्कि रहस्य और गहराएगा। नहीं, रहस्य खुला नहीं भैया, पता लग जाएगा आप लोगों को। मालूम है क्या, मैंने एक बार कहा था ना कि महानदी की घाट पर भाई रेत माफियाओं की भीड़ और कांग्रेसी लूट रहे हैं, हरे हरे नोट भाजपा रहा है चीड़ करके। अच्छा, सबसे बड़ी टेस्टी बताऊं देन भाई क्या है, भाजपा के कुछ नेता जो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, उनसे जब हम कहते हैं कि भैया देखो यार ये कांग्रेस वाले तो आपको इतने सारे मुद्दे दे रहे हैं, आप लोग इसको क्यों नहीं उठाते हैं? बोले नहीं, बोले अभी से उठाना बेकार है, बोले अभी से उठाएंगे तो क्या ये हमारे विरोधी बन जाएंगे, दुश्मनी निकालने लग जाएंगे, तो कब उठाओगे भैया? चुनाव की करीब 6 महीने आएंगे बोले करके।
अब आप बताइए कि ऐसे नेताओं से आप क्या उम्मीद ये कर आपने रहे हो? बोला था ना विपक्ष से क्या उम्मीद कर रखा है, तो ये विपक्ष की उम्मीद जबकि असल मुद्दा ये है कि इनको भी अभी हिस्सा भी रह करके खामोश है। हाँ अभी सबको हिस्सा मिल रहा है। वो मिले हुए हैं, तो सब मिले बहुत बड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि मेरे सामने में ही ये पूरा सिस्टम है कि को मतलब मीडिया के नाम से कौन ले जाता है और क्या बोलते हैं, विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हो क्या लेते हैं, छोटे जनप्रतिनिधि क्या लेते हैं। मतलब उन्होंने तो पंच से लेकर सांसद तक की बात कही थी कि सबका हिस्सा बना हुआ है, इसलिए सब खामोश है। कांग्रेस के एक जो नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, जो राजधानी में राजनीति करते हैं, जिसका सत्ता और संगठन में बढ़िया अच्छा मतलब पकड़ है, समन्वय है, उस आदमी को सिर्फ राजीव भवन के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आज जब ये कार्यकर्ता उससे शिकायत करते हैं कि भैया आप ये फला ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, देखो यार इनकी शिकायत मेरे को मत करिए। अच्छा इनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, संरक्षण भी तुम दे रहे हो है, और इनकी शिकायत भी मत करिए, तो तुम कांग्रेस को कहाँ ले जाके खड़ा करना चाहते हो यार? कांग्रेस को कहीं नहीं यार, खुद को आगे बढ़ाना है बस हमको। भूपेश बघेल जी को जितने मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी धमतरी आए और कभी मौका मिला इसी किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तब हम उनके सामने बात करेंगे। बात होगी। और उस समय दीप शर्मा जी भी बात करेंगे और अतुल जी भी बात करेंगे। उस दिन हम उनको हकीकत बताएंगे धमतरी की कि क्या है उनका। कुल मिला के देवेंद्र भैया, मैं जहाँ तक मेरा मान्यता है कि किसी भी कोई कारण जब पैदा होता है उसके पीछे एक पवित्र उद्देश्य होता है, और उस पवित्र उद्देश्य की अगर पुनर्स्थापना करने की ज़रूरत है और वो पुनर्स्थापित हो जाता है तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएंगी। हम जनप्रतिनिधि का जब चुनाव करते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारी समस्याओं को लेके या हमारी जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको लेके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन आज वही जनप्रतिनिधि हमारे आगे खड़े रहते हैं और वो लोगों को अपने साथ साथ चलाते हैं। ये विसंगतियाँ जब तक दूर नहीं होगी तब तक व्यवस्था में सुधार मुमकिन नहीं है। तो ये था हमारा मीडिया की चौपाल, जिसमें पत्रकारों ने बेबाक नजरिया रखा और साथ ही ये बताया कि धमतरी में प्रभारी मंत्री बदलते लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदलती, कौन है कमज़ोर कड़ी और इस कमज़ोर कड़ी को कैसे दूर किया जा सकता है करके। हम इसी तरह और प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच में, पत्रकारों का नज़रिया लेकर। यही मेहमान हमारे बीच में और मौजूद होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक अनुरोध है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप कोरोना से बचाव के उपाय को आत्मसात करते चले। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।